हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को DFCCIL में एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के पद पर कार्यरत संवरण सर से मिलवाने वाला हूं और ये अपने कार्य के बारे में आज बताएंगे कि क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो आज इन्हीं के जवानी सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। एग्जीक्यूटिव OP एंड BD में क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो है एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का रिजल्ट भी आया है। तो सारे बच्चों को ये रहता है कि मतलब हम जो जिस जॉब में जा रहे हैं उसका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो सारे वर्क प्रोफाइल के बारे में एग्जीक्यूटिव OP एंड BD में क्या वर्क प्रोफाइल है, इस सारे चीज़ के बारे में आज हमारे संवरण सर बताएंगे। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ों को बारीकी से आपको समझाएंगे। और चलिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर करिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह आपके साइको से रिलेटेड हम लेकर आएंगे, जो सर बताएंगे उस वीडियो में। इसमें सिर्फ ये बताया जाएगा आपको कि वर्क प्रोफाइल क्या है एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का। तो सर बताइए आप अपने बारे में कुछ। पहले तो आप अपने बारे में सर बताइए कि कैसे कैसे यहाँ तक आप आए और आज कितना अच्छा लग रहा है इस पद पर आप रहते हुए, और जो कार्य कर रहे हैं वो कितना बढ़िया से आप कर पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए सर। पहले तो आप सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संवरण है। मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव OP BD DFCIL में यहाँ पे कार्यरत हूँ। और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई NIT पटना से करी है। 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था यहाँ। चलिए, तो सर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था सर? प्रोसीजर ये था कि पहले वही जो CBT टेस्ट हुआ था वही हुआ था, और जो अभी भी वही हो रहा है कि साइको टेस्ट हुआ था वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। CBT टेस्ट के बाद दोस्तों साइको होता है, जो अभी बच्चे लोगों का होने वाला है साइको। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें साइको के बारे में पूरा अच्छी डिटेल से हम बताएंगे आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का क्या कार्य है इसके बारे में। तो सर आप बताइएगा कि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD जो है उसमें कार्य का क्या मतलब, क्या कार्य का क्या प्रोफाइल क्या है सर? मतलब कैसे कैसे मतलब रेलवे जो है कार्य जो कर रही है, तो रेलवे से कहीं ना कहीं DFC जो है अपना एक नया ये है, रेलवे का ही पार्ट है सर। बट काम करने का तरीका क्या है उनसे, मतलब काम करने का तरीका जो है रेलवे के जो IR के जो स्टाफ होते हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के जो स्टाफ होते हैं वो स्टेशन मास्टर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो दोनों सेम पोस्ट पे आते हैं। तो वहाँ पे सर वर्क प्रोफाइल जो है उन लोगों का जो IR में है और DFC में कितना अंतर है, यहाँ कार्य करने का तरीका क्या है, इस सब चीज़ के बारे में सर बताइए आप। अंतर तो है, वहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है। यहाँ हम लोग को अभी तो फिलहाल कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं देखना पड़ रहा है, पर हमारा डिपार्टमेंट ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में है। तो बिजनेस डेवलपमेंट डाउन द लाइन हमें देखना भी पड़ेगा, और अभी रिसेंट नोटिफिकेशन भी आया है कि हम लोग को देखना है, पर अभी फिलहाल नहीं देख रहे, पर देखना है। मेन डिफरेंस ये है कि ये हम लोग को जैसे पब्लिक डीलिंग यहाँ पे फिलहाल तो भी यहाँ पे नहीं करनी पड़ी, IR में करनी पड़ती है। पर हमारा जो हम लोग जो फील्ड यूनिट में जो काम कर रहे हैं, हम लोग को हमारा यार्ड काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके वजह से और हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है वर्क का वो IR से थोड़ा ज़्यादा है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि सर ने बताया कि आपको जो है IR में यदि आप स्टेशन मास्टर हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर भी देखने पड़ते हैं। बट सर यहाँ पे क्यों नहीं देखा जाता? क्यों यहाँ पे सर DFC में जो है पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है क्या सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो पैसेंजर गाड़ी जो है DFC में नहीं चलती है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ जो है मालगाड़ियाँ चलती है। तो मालगाड़ियाँ में अब इसलिए है कि मालगाड़ी चलने से जो है आपको पब्लिक सेक्टर की डीलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको डायरेक्ट जो है आप किसी व्यक्ति से आपको संपर्क नहीं रहता है। यहाँ पे टोटली जो है क्या बोलते हैं, मालगाड़ी का ही मतलब कि आना जाना रहता है। तो ये कितना कठिन है रेलवे के जो स्टाफ जो वर्क करते हैं, स्टेशन मास्टर जो हैं, जो अपने मतलब कार्य पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं और आप यहाँ पे कार्य करते हैं, तो उनके मुकाबले आपका कार्य मतलब कठिन है या मतलब आसान है, इसके बारे में बताइए। ये तुलना करना गलत होगा मेरे समझ से। उनका भी काम है, हमारा भी काम है, कहीं भी रहे तो काम तो करना ही है, काम है बस। और यही है कि मतलब मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमारा ज़्यादा, जैसे हमारा यार्ड बड़ा रहता है, तो जिसके वजह से शंटिंग वगैरह जो लोग इंजन को काटना लगाना वगैरह ये सब जो रहता है ये हमारा ज़्यादा है। और बाकी उनको पब्लिक डीलिंग देखनी पड़ती है, तो कुल मिला के बात एक ही बराबर पड़ जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। जब टेक्निकल की बात करें तो सर आप बताएंगे कि हमारा जो ट्रेन पासिंग है, तो
तो मतलब नॉर्मल स्पीड गाड़ी का क्या होता है, और जैसे कि जहाँ भी डीएफसी का बिल्डिंग है, स्टेशन बिल्डिंग है, वहाँ पे हर जगह साइडिंग का वर्क चलता है। तो ये साइडिंग को संभालना और गाड़ी को पासिंग थ्रू देना, ये सब चीज़ के बारे में बताइए, कैसे कैसे हम कार्य करते हैं। देखिए, जहाँ पे साइडिंग है तो वहाँ पे तो वर्क प्रेशर रहता है, और गाड़ी की गाड़ियों की जहाँ की स्पीड की बात है, पर मैंने देखा है मतलब कुछ गाड़ियाँ तो 100 के आसपास भी जाती हैं, और जनरली 75 टू 80 मतलब 85 के बीच में ही रहती है इनकी स्पीड। और आगे भी थोड़ा और ट्रैक काम चल रहा है, जो कि यहाँ भी अभी 90-100 पर पहुँचने लगेंगे हम लोग। तो ये है अभी फ़िलहाल तो यही स्थिति। और जहाँ तक साइडिंग की बात है, साइडिंग में थोड़ा भी काम रहता है, तो पर डाउन द लाइन अभी जैसे अभी बहुत कुछ जगह नॉन इंटरलॉकिंग है, तो वो इंटरलॉकिंग में आ जाएगी, वो बन रही तेज़ी से काम हो रहा है, तो काम का मतलब काम काफ़ी और हल्का ही हो जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे कि साइडिंग में जो भी कंकोड डिपार्टमेंट है आपका, तो कंकोड डिपार्टमेंट से आप लोगों का जो तालमेल चलता है, तो आप जो अपने डीएफसी से आप कंकोड को गाड़ी भेजते हैं, तो उसका गाड़ी भेजने का प्रोसीजर क्या होता है सर? जैसे हमारे पीछे CPFS की साइडिंग है न्यू स्वरूपगंज में, तो प्रोसीजर ये होता है कि जैसे गाड़ी आ रही है तो हम लोग इंटीमेशन दे देते हैं कंकोड को कि भाई गाड़ी आ रही है, तो वो हमें बता देते हैं कि कौन से लाइन पे 5 लाइनें हैं, मेन 2 लाइन्स पे लेते हैं, 4 और 5 होती है, उस पर रिसेप्शन होता है, तो वो हमें बता देते हैं कौन से लाइन पे लेना है। उस हिसाब से हम लोग प्राइवेट नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, फिर उसके बाद क्लैम करके गाड़ियों को भेजा जाता है, प्रॉपर अथॉरिटीज़ दे के लोको पायलट को भेजते हैं हम लोग, मतलब सेफ्टी इंश्योर करके। चलिए, बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि जब गाड़ी जो है होम पे आ जाती है, उसके बाद जो है हम कंकोड को सूचित करते हैं कि गाड़ी जो है आ चुकी है, आप अपना लाइन क्लियर कर लें, और उसके बाद हम अथॉरिटी देकर जो है होम से गाड़ी को अंदर की ओर लेते हैं, और वहाँ से गाड़ी प्लेसमेंट दे देती है। उसके बाद जो लोडिंग अनलोडिंग का जो वर्क है वो कंकोड डिपार्टमेंट का होता है, वो फिर करके सारी चीज़ों को, फिर लोडिंग का काम हो जाता है। तो फिर से जब गाड़ी तैयार हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हम उस गाड़ी को फिर से अपने ट्रैक पे निकालते हैं और फिर से रनिंग थ्रू उस गाड़ी को भेज देते हैं जहाँ के लिए वो तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि सर रेलवे तो थी ही, तो फिर डीएफसी का आना इस भारत के लिए कितना बेहतर होगा, और मतलब कितना अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो पहले जो मालगाड़ियाँ चलती थी रेलवे के ट्रैक पर जो चलती थी, तो कहीं ना कहीं जो है जहाँ पे टाइम पे गाड़ी पहुँचना चाहिए था, वहाँ पे 10 घंटे 15 घंटे 20-20 घंटे लेट होते थे। मगर आज जो है वही मालगाड़ी जो है डीएफसी के ट्रैक पे चल कर जो है अपने सही टाइम पे पहुँच पाती है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहला एक तो सवाल का आपने खुद जवाब भी दे दिया कि यहाँ पे टाइम पे पहुँच रही है। दूसरी बात ये कि ये डीएफसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल प्रश्न है। बिल्कुल सर। ये आईआर जो मेन पैसेंजर ट्रेन चलती है, वो आईआर की प्रायोरिटी होती है कि पैसेंजर्स को टाइम पे पहुंचाना इंडियन रेलवे की प्रायोरिटी है। गुड्स ट्रेन को कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी रखते थे, और मतलब जायज़ भी बात है कि पहले लोगों को पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चलते क्या हो रही थी कि गुड्स ट्रेन पिट रही थी, बिल्कुल डिले हो रही थी, जिसकी वजह से जो गुड्स का जो ट्रैफिक है वो टाइम से मतलब सही से पहुंच नहीं पा रहा था जगह पे, गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो इसी के लिए भारत सरकार ने एक डेडिकेटेड ट्रैक ही बना दिया गया, ट्रैक सेक्शन कॉरिडोर ही बना दिया गया, जिसके कारण कि मतलब कि फ्रेट ट्रेन्स के लिए एक अलग कॉरिडोर बना दिया गया, ताकि मोबिलाइज कर सकें और कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकें गुड्स के ट्रांसपोर्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर अभी जो हमारे भारत में टोटल कितने कॉरिडोर कार्यरत हैं, और कब तक इसके बनने के चांसेस हैं, और आगे जो है डीएफसी कैसे कार्य करेगी, और कितना मतलब इससे अर्थव्यवस्था में मतलब सुधार होगा, ये बताइए सर थोड़ा। अभी फ़िलहाल 2 कार्यरत कॉरिडोर हैं। अभी ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न डीएफसी, और वेस्टर्न डीएफसी, डब्ल्यूडीएफसी जिसे कहते हैं। और भी साउथ ईस्ट कॉरिडोर भी बनने का है, और भी कुछ और कॉरिडोर्स बनने का है, पर अभी फ़िलहाल यही दोनों कॉरिडोर का मतलब कार्यरत है। पर अभी फुल कैपेसिटी पे ये भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूडीएफसी में का वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है तो ज़्यादा है, ईस्टर्न डीएफसी में रिलेटिवली कम है,
पर वो कलकत्ता तक जाएगा, ये मुंबई तक जाएगा, जैसे आप ये जान रहे हैं। चलिए, तो सर जैसे कि आप यदि आप डीएफसी में यदि एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी के पद पर आते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है? ये तो वर्क प्रोफाइल की बात हो गई कि आपको वर्क क्या करना है। आप एक आईआर में जैसे एक स्टेशन मास्टर होते हैं, उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो है डीएफसी में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ओपी बीडी के, वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर का सारे कार्य को करते हैं, निर्वाह करते हैं। और वर्क प्रेशर भी होता है, बट उस चीज़ को सारे चीज़ को बाखूबी जो है बड़ी अच्छे से हैंडल सारे लोग करते हैं, जो मैंने देखा है। तो अच्छा, गाड़ी का जो सर एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था, जैसे कि जैसे बताया जाता है कि आईआर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो 700 मीटर का है, और यहाँ पे जो डीएफसी में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो 1500 मीटर का है, ऐसे ही है क्या? हाँ, लॉन्ग हॉल जो बन रही हैं वो तो डेढ़ किलोमीटर के लगभग का है। अच्छा। हाँ, लॉन्ग हॉल में 2 फ्रेट ट्रेन जो 750 मीटर की होती है उनको क्लब कर दिया जाता है ज्वाइन करके। अच्छा। हाँ, जो कि मतलब ताकि टाइम को बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये एक मैंने सुना था बीच में कि टीओटी करके मतलब गाड़ियाँ चलती है, तो टीओटी का क्या है सर, थोड़ा बताइए। टीओटी का फुल फॉर्म है आपको ट्रक्स ऑन ट्रेन। जैसे आपको नॉर्थ से रेवाड़ी से गाड़ियाँ अगर कुछ चलनी है तो उनको वहाँ जाए, क्या नाम है, यहाँ पालनपुर जाना है तो रेवाड़ी से हरियाणा पड़ता है और यहाँ से करीब, और ये पालनपुर गुजरात में पड़ता है। तो बस से अगर ट्रक जाए, अगर बाई रोड जाएगी, एक तो टाइम भी लगता है, ऊपर से पेट्रोल का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। तो इसके वजह से एक स्कीम शुरू की गई, मतलब डीएफसी के द्वारा, कि भाई एक ट्रेन शुरू करेगी जिसमें ट्रकों को एम्प्टी रे मतलब ये गाड़ी मतलब रेक पे मतलब बीएलसी पे बैठा के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि टाइम भी बचता है और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि सर ने बताया कि आपको कि टीओटी जो है ट्रेन ओवर ट्रक होता है, ट्रेन के ऊपर में ट्रक को लाद दिया जाता है, और लगभग जो है 60 65 70 के आसपास में गाड़ियां जो है ट्रेन पर लदी होती है और आसानी से जो है चली जाती है। जिससे होता क्या है कि 60-65 नहीं होती है, 20-25 होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी स्टार्टिंग में 20-25 है, मगर जो डीएफसी का जो अपना जो मैक्सिमम जो है रखने का क्षमता जो है वो मैंने बताया। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो है ट्रैफिक जो जाम होती है रोड की, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो ये तो फ़ायदा डीएफसी मतलब आने वाले समय में देगी और अभी भी दे रही है। तो आज आगे हम बात करेंगे सर से कि एग्जीक्यूटिव यदि बन के आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है? तो सर आप अपने फैसिलिटी के बारे में बताएं कि डीएफसी आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है फैसिलिटी के तौर पर। फैसिलिटी काफ़ी कुछ दे देती है हमें डीएफसी। जैसे हमें जो भी हमारा जो स्केल होता है वो आइडिया स्केल होता है, इंडस्ट्रियल रेडियस अलाउंस होता है। रेलवे का जो फैसिलिटी सब रहता है मोटा मतलब उस लगभग वो तो रहता ही, उससे थोड़ा कुछ और ज़्यादा पर्क्स रहता है। जैसे दिवाली में बोनस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, लैपटॉप अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस मिलता है। तो ये सब हमारे एक्स्ट्रा पर्क्स हैं जो रेलवे से थोड़ा हमें अलग बनाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाह रहे थे सर, रहने के लिए क्वार्टर की सुविधा आप लोगों को दी गई है कि नहीं? जी, दी गई है। मुझे नहीं दी गई है, पर हाँ बाकी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको दी गई है। चलिए, मतलब आप यदि डीएफसी के स्टाफ बन के आते हैं, यदि डीएफसी में कार्यरत है या आने वाले हैं एग्ज़ाम देकर और आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको क्वार्टर जो है डीएफसी प्रोवाइड कराती है। पर अगर क्वार्टर आपको नहीं भी मिलता है तो आपको लीज मिल जाएगा, लीज अकोमोडेशन मिल जाता है। और लीज एक हम मतलब एक जेन्युइन अमाउंट हमें दे दिया जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा हमें लीज मिल जाता है कोई भी। तो कहीं ना कहीं ये समझे कि रेलवे में जो वर्क करते हैं जो लोग और डीएफसी में जो वर्क कर रहे हैं, इन दोनों में मतलब क्या बेहतर कौन सा जॉब होगा? देखिए, अभी फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि डीएफसी का भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जिस राह पे ये चल रही है, मुझे लगता है ये महारत्न बनने में इससे समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर सा बात है, अगर प्रमोशनल वाइज भी कहें तो ग्रोथ ज़्यादा यहाँ पे है। तो मेरे समझ से अभी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर अभी डीएफसी का है। चलिए, और यहाँ का जो स्टेशन होता है वो कितना साफ़ सुथरा होता है? क्योंकि मैंने आईआर में देखा है कि बहुत जगह गंदगी रहती है, और उसके मुकाबले यहाँ का साफ़ सफाई और कॉलोनी ये सब कैसा रहता है सर? ऐसा यहाँ भी साफ़ सफाई रहता है, मैंने आईआर स्वरूपगंज का भी देखा है,
वो भी साफ़ सफाई रहता है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों साफ़ ही रहते हैं सब। जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है तो एक सारे ऑफिसर्स लोग का एक जिम्मेदारी भी है और वो लोग करते भी हैं कि वो लोग साफ़ सुथरा रखने की कोशिश रही है, बिल्कुल सबकी बिल्कुल। रही है। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि साफ सफाई से जो है हमारा जो समाज होता है, चाहे जहाँ पे भी हम रहते हैं, वो साफ सुथरा रहने से जो है जो भी वर्क हम करते हैं वो कार्य करने में हमको अच्छा लगता है और कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे डीएफसी में जहाँ तक मैंने भी देखा है कि डीएफसी का जो भी स्टेशन है, चाहे जो जहाँ पे भी वर्क होता है, बहुत ही साफ़ सुथरे जगह रहते हैं और इसके लिए डीएफसी जो है स्टाफ को भी रखी हुई है। चलिए, उसके बाद सर लास्ट में आपको पूछना चाहेंगे कि जो लोग एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी के एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग आगे जो है इस चीज़ को कैसे लेकर मतलब इस डीएफसी में आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो अभी आप अपना साइको पे फोकस कीजिए, साइको इम्पोर्टेंट है, उससे अच्छा है वो मेरिट लिस्ट पे आपको फर्क पड़ता है उस पर काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि यहाँ आइए, यहाँ पे ग्रोथ है, अच्छा है, डाइवर्स वर्क नेचर है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बेटर। और अच्छा सर, मैंने देखा है कि जैसे कि यहाँ पे जो वर्क जो होता है, तो स्टेशन में जो वीडियो लगा रहता है, बड़ा सा पैनल जो लगा जी रहता जी। है, तो ये जो सिस्टम जो वर्क करती है, तो वो सारी चीज़ जो आप वीडियो में देख लेते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है, मतलब कितने टाइम में आएगी गाड़ी, ये सब चीज़ का रहता है क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आईआर में भी है, पर हमारा थोड़ा ज़्यादा, हमारे को मतलब हमारा हम लोग पूरा ब्लॉक सेक्शन देख पाते हैं कि भाई हमारी गाड़ी कहाँ पे है, क्या है। तो हमारा मतलब टेक्नोलॉजी जो डीएफसी जिस टेक्नोलॉजी पे बनी है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पे है, तो काफ़ी कुछ हमें पता रहता है, हम देखते रहते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हमारा वीडियो पे सब चीज़ हमें पता चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है कि डीएफसी को जो बनाया गया है दोस्तों, वो जो है नए तरीके से बनाया गया है, पूरा टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए डीएफसी का निर्माण किया गया है, जो आने वाले समय में आपको जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों को कभी भी सामान जो है टाइम पे पहुंच पाएगा और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी सामान को जाने में, ठीक है। तो और पैसेंजर ट्रेन भी अपने टाइम पे चलेगी, जो अभी जो लेट से चलती है, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो लेट गाड़ियाँ खुलती है या रास्ते में कहीं लेट हो जाती है मालगाड़ी की वजह से, जब मालगाड़ी पूरा जो है डीएफसी के ट्रैक पर आ जाएगी तो आपको ये परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है रेलवे के लिए बहुत ही बेहतर होगा, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बेहतर होगा। और लास्ट में सर, आप जो न्यू स्टूडेंट जो आने वाले हैं, इन लोग को मतलब कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे कि बच्चे लोग कैसे साइको का तैयारी करें जिससे उन लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि मात्र 250 के आसपास टोटल पोस्ट हैं और बच्चे का जो सिलेक्शन है लगभग 1850 के आसपास हो चुका है। तो उसमें कैसे आप 250 के अंदर में आएँ, तो ये साइको ही बेहतर आपका कर सकता है। तो साइको कैसे तैयारी करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में फिर से हम संवर्ण सर से बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ज़रूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आप लोगों को यदि सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय। नमस्कार। चलिए।